हे गाइस, वेलकम टू इंडी रेसलिंग। सो ये टाइम है, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं आज रात का मंडे नाइट रॉ जो हुआ आज पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। आज हमें कर्ट एंगल देखने को मिले, एज, रे मिस्टीरियो और थोड़ा पास्ट भी हमने विजिट किया। तो इस वीक का मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हुआ एज स्टाइल्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट से। सो अब जजमेंट डे जब इनिशियली जब बना था, एज ने बनाया था, फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट, उसके बाद रिया रिप्ली, और उसके बाद जब उन्होंने फिन बैलर को अपॉइंट किया विंस मैकमैन के टाइम में, तो मेरे को जजमेंट डे से उतनी ज्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं कि ये उतना परफॉर्म करेगा। बट जैसे ट्रिपल एच ने 5 या 6 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर किया, उसके बाद से जो जजमेंट डे है और जो आज का जजमेंट डे है और जो उस टाइम जजमेंट डे था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब रिया रिप्ली तो मेरे को जजमेंट डे की लीडर भी लगती है, बट हु केयर्स। बट फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली ने मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जब भी किसी सुपरस्टार या रेसलर को बोलते हो कि जाओ यार, आप सामने रिंग में जाओ और अपना 100% दो, कोई तुम्हें स्क्रिप्टेड प्रोमोज नहीं मिलेंगे, कोई तुम्हें ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा हर एक चीज के लिए। तो वो हमें अब चीज देखने को मिल रही है। रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी जो एक एंगल छोटा सा चल रहा है, वो लव स्टोरी है या फिर वो मतलब किसी लव स्टोरी तो मैं नहीं कहूंगा, बट जो भी वो एंगल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है। क्या डोमिनिक मिस्टीरियो पार्ट बनेंगे जजमेंट डे का? मेरे ख्याल से तो नहीं। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन डोमिनिक मिस्टीरियो को तो एनएक्सटी 2.0 में चले जाना चाहिए और जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। बट इन एनीवेज, रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, उनको जो भी एडवांटेज मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो इस मैच में एजी स्टाइल्स ने डिफीट किया डेमियन प्रीस्ट को। और इस वीक के एंड में जो क्लैश एट दी कैसल है, जिसका कार्ड में वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, उसके लिए भी अब जजमेंट डे वर्सेस एजी स्टाइल्स, फिन बैलर, और एजी स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो और उनके छोटे नवाब डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करेंगे जजमेंट डे। काफी कंफ्यूजिंग सा नाम था, बट जो है यही है। और इस फ्यूड को अब कितना मतलब रेसलमेनिया के बाद से ही ये चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी निपटे, क्योंकि एज और एज स्टाइल्स दोनों ही नंबर 1 ए क्लास प्रोफेशनल रेसलर्स हैं। पर पिछले अप्रैल से लेके अब अगस्त खत्म होने को आया, बट इनकी स्टोरी चले जा रही है, बट बिना किसी एंडिंग के। और एजे स्टाइल्स को भी डब्ल्यू ने पिछले मतलब 4 या 5 सालों से काफी नॉर्मली बुक किया है। उनकी टैग टीम थी ओमोस के साथ, मेरे को नहीं उम्मीद कि किसी को भी वो पसंद आई थी, बट समा वो ओमोस के लिए थी। बट एजे स्टाइल्स ने अपना जो उनको रोल मिला था वो बखूबी पूरा किया या निभाया। बट एट द एंड ऑफ द डे एजे स्टाइल्स इज, इनकी उम्र भी तो होती जा रही है। एजे स्टाइल्स आई थिंक 45 या 40s में ही है, और ही इज गोइंग टू रिटायर इन फ्यू ईयर्स। 2 या 3 साल में एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो जाएंगे। तो मैं रियली उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ट्रिपल एच ने ही 2016 में एजे स्टाइल्स को कन्विंस किया था डब्ल्यू में आने के लिए। तो सिंस ट्रिपल एच अब बैक आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो एजे स्टाइल्स के लिए भी काफी सारी चीजें लाइन अप करें। और मैं एजे स्टाइल्स का बीइंग अ नंबर 1 फैन, उनका थीम सॉन्ग, उनकी टी शर्ट, सबका नंबर 1 फैन। बट इस तरीके से एजे स्टाइल्स को देखना वो थोड़ा मतलब, ये नहीं कह सकता बुरा लगता है, बट वो थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि लाइक एजे स्टाइल्स है भाई। ठीक है। तो इसके बाद अगला सेगमेंट था, बीट डाउन हुआ डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो को मेरे ख्याल से रिया रिप्ली अपने चाल में फंसा रही है। उसके बाद अगला सेगमेंट था, मतलब इस सेगमेंट ने जो आग लगाई उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। तो होम टाउन बॉय मिस्टर कर्ट एंगल, यू सा, ये देखो यू कैन सी। तो कर्ट एंगल आए रिंग में, तो जैसे ही वो रिंग में आए उनको क्राउड चीयर कर रहा है, यू सक, जो उनका क्राउड, जो उनका थीम सॉन्ग है उससे लिंक करके। तो उन्होंने शायद 2 या 3 चीजें ही 2 वर्ड बोले, तो उसके बाद इमिडिएटली आए चैट गेबल। तो जो भी प्रोफेशनल रेसलिंग फैन है पिछले 6 या 7 सालों से, और ये जो चैट गेबल को जो देख रहा है और जो कर्ट एंगल को देख रहा है, उनको पता है कि जो जेसन जॉर्डन वाले एक एंगल जबरदस्ती 2017 में डाल दिया था कि जेसन जॉर्डन कर्ट एंगल की इलेजिटिमेट सन है, वो रादर अगर जेसन जॉर्डन की जगह चैट गेबल होते, मतलब व्हाट इफ सिनेरियो है, अगर वो चैट गेबल होते तो आज चैट गेबल कहीं और होते एज कम्पेयर टू वेयर ही इज राइट नाउ। बट चैट गेबल मतलब पिछले, जब रेसलमेनिया के बाद से ही द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इज चैट गेबल, और उनके साथ में ओटिस भी उनको काफी अच्छी हेल्प करते हैं। और ये सेगमेंट भी काफी ज्यादा फनी था अगर आप जाके देखें तो। इसमें चैट गेबल पूछते हैं कि रिंग में, पिट्सबर्ग के ऑडियंस से पूछते हैं कि रिंग में आपके साथ तो एक ओलंपिक हीरो है,
और साथ में कर्ट एंगल क्या बेइज्जती मारी। एनीवेज जो सेगमेंट था काफी एंटरटेनिंग था और स्ट्रीट प्रॉफिट आए कर्ट एंगल का साथ देने। अब मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट ने ना वो NXT ब्लैक एंड गोल्ड पहना है, क्या ट्रिपल एच इतना जल्दी NXT ब्लैक एंड गोल्ड को हम फैंस को इतना जल्दी देने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। बट मैंने 3-4 जगह पढ़ा और सुना भी कि जो पिट्सबर्ग स्टीलर्स हैं, जो वहाँ की लोकल फुटबॉल या हॉकी या बेसबॉल की टीम है, ये उनकी जर्सी है। और स्ट्रीट प्रॉफिट मोस्टली वही कॉस्ट्यूम करते हैं जो सिटी या जो स्टेट की जो टीम होती है उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट्यूम बनती है वो पहनते हैं। तो ये कोई NXT ब्लैक एंड गोल्ड नहीं है, उतना ज्यादा जल्दी मुकाबले होने की जरूरत नहीं है, जब होगा टाइम सबको पता चल जाएगा। अगला सेगमेंट जो था, मतलब इस मैच के बारे में क्या बात करें, छोटा सा मैच था ये। मैच 50-60 बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चैट गेबल वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड। बट एक इसमें बीच में मैं शायद एक स्टोरी लाइन चली थी जब मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस जो स्ट्रीट प्रॉफिट है, इन दोनों के स्प्लिट के बारे में कुछ डिस्कशन चला, तो मेरे को नहीं पता। बट इस मैच में दोनों ही काफी कंफर्टेबली रहे, तो मेरे ख्याल से वो शायद जो प्लान है वो शायद क्लैश ऑफ द कैसल के बाद पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि इतना जल्दी इतने से पीरियड में इतनी सारी चीजें मिलाना वो उतना भी ऑडियंस के लिए माइंड सर दर्द हो जाता है। इसके बाद जो मंडे नाइट रॉ था उसने एक अलग लेवल पकड़ लिया। क्या आज का मंडे नाइट रॉ उतना ज्यादा स्पेशल नहीं था जितना पिछले 2-3 हफ्ते वाले रहे हैं। मतलब मैं इतना इसको वाहियात भी नहीं बोलूंगा, इसको बकवास भी नहीं बोलूंगा, और इसको मैं मतलब हाई क्लास भी नहीं बोलूंगा। इसमें मतलब मिक्स था। बट इसके कुछ 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 सेगमेंट थे जो काफी ज्यादा फनी थे, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थे और काफी ज्यादा सीरियस थे। जैसे एक सीरियस सेगमेंट है मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का। तो मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का, इनका कोरी ग्रेव्स ने इनका जस्ट इंटरव्यू किया था जिसमें मैट रिडल और सेथ रॉलिंस नॉर्मली बात कर रहे थे। तो मैट रिडल ने सेथ रॉलिंस को बोला कि तेरी फैमिली में इकलौता मर्द है, वो है दी मैन बेकी लिंच, जो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस की वाइफ है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद हुआ रॉक कमर्शियल। कमर्शियल के बाद ना इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि मतलब ये बैकग्राउंड में चल रहा है या फिर ये शूट खत्म हो गया, ये इनका जो भी इंटरव्यू कैमरा था वो खत्म हो गया। तो सेथ रॉलिंस अपना माइक उतार रहे, वहीं मैट रिडल अपना माइक उतार रहे। तो इतने में सेथ रॉलिंस ने कमेंट किया मैट रिडल को कि भाई मैट, जो तू मेरी फैमिली के बारे में तुमने इतनी सारी बातें कर लिया, तू जरा ये बता, तेरा बेटा या तेरे जो औलाद है वो और तेरी वाइफ तेरे को डिवोर्स करके चली गई और उस औलाद को अपने साथ ले गई क्योंकि वो तेरे साथ नहीं रहने चाहती। तो ये सुन के मैट रिडल का मतलब अचानक से नहीं होता, एकदम पारा पनक गया। तो उसने मतलब एफ वर्ड तक यूज कर दिया, मतलब मंडे नाइट रॉ पे। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और ये इन्होंने शायद ये एक ना UFC का एक फाइट थी जिसमें जॉन जोन्स और डैनियल कॉर्मिये की कुछ था कि उन्होंने एक इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये सब बोला। तो इन सब चीजों से क्या होता है, एक थोड़ा रियलिटी वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बट इस मतलब पूरे जो उनका जो टेलीवाइज्ड इंटरव्यू था उसमें उतनी ज्यादा मतलब एमोनेशन नहीं था जितना इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो इन्होंने डायनामाइट फोड़ा। तो मैं रियली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैट रिडल और सेथ रॉलिंस, क्योंकि इनका मैच ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है समर स्लैम से लेके अब क्या क्लैश ऑफ द कैसल तक के लिए। और इसमें बहुत जरूरी चीज एक और भी है जो सेथ रॉलिंस ने 3-4 बार बोला, और वो है कोडी रोड्स। इसका मतलब क्लियरली यही है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की जो मतलब जंग है, जो भी उनका वॉरफेयर है, वो भी खत्म नहीं हुआ। यू हैव टू वेट टिल कोडी रोड्स कम बैक। मेरे ख्याल से रॉयल रंबल सब बोल रहे हैं, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। बट यू नेवर नो, या मे बी नाइट आफ्टर रेसलमेनिया या बिफोर रेसलमेनिया या ऑन द रोड टू रेसलमेनिया, जो भी है। बट 90% चांस है रॉयल रंबल नंबर 30। तो कोडी रोड्स का इस सेगमेंट का में कोडी रोड्स का नाम इस सेगमेंट में 3 या 4 बार लेना, उसके लिए रीजन यही कि वो सेथ रॉलिंस धीरे धीरे दाना डाल रहे हैं मुर्गी को और वो उसके पेड़ उगेगा। एक मतलब बीज बो रहे हैं कोडी रोड्स का जो धीरे धीरे उगेगा। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है लेना सेल शायद जून के फर्स्ट वीक में हुआ था, वहाँ कोडी रोड्स ने अपना पूरा शोल्डर का पेक्टोरल मसल है उसको, शायद वो वेट लिफ्टिंग कर रहे थे या जिम में कुछ भी वर्कआउट कर रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा शोल्डर की बैंड बजाई, शोल्डर की अपनी बाइसेप मसल की बैंड बजाई। तो
यही है। तो मतलब बेसिकली जो क्लैश ऑफ द कैसल में ये मैच भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड होने वाला है, क्योंकि समर स्लैम में इनका मैच पोस्टपोन्ड हुआ, उससे पहले ही इनकी थोड़ी बहुत फ्यूड चल रही थी जो विंस मैकमैन ने किया था, बट ट्रिपल एच ने बोला नहीं, दोनों ही मेरे लॉन्डे हैं। सेथ रॉलिंस और ट्रिपल एच की हिस्ट्री में पता है, और मैट रिडल और ट्रिपल एच की हिस्ट्री में पता है। तो ट्रिपल एच चाहते हैं कि थोड़ा और ज्यादा स्टोरी लंबी खींचे, और मेरे ख्याल से ये दोनों क्लैश ऑफ द कैसल में भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि सेथ रॉलिंस और मैथ्यू रिडल मेरे ख्याल से WWE टाइटल के से कुछ इन्वॉल्व होने नहीं वाले, ना ही ये यूनिवर्सल टाइटल की तरफ जाने वाले, ना ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ जाने वाले। तो इनकी जो भी फ्यूड है वो मेरे ख्याल से क्लैश ऑफ द कैसल के बाद जो भी पेपर व्यू है उस तक कंटिन्यू रहेगी, और ये जो भी कहानी ये कर रहे हैं ये एक एपिसोड या एक पेपर व्यू तक सीमित रहने वाली नहीं। तो ऑल्सो मैट रिडल का ये, हम विंस मैकमैन के विंस जब थे तो उनके टाइम में मैट रिडल वाज लाइक सुट्टेबाजी और जो भी जॉइंट फूकना, और मैं हमेशा हाई रहता हूँ, और जो भी जो भी नशा करते हैं। बट जब से ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया है तो मैट रिडल थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि मतलब ये मैट रिडल ट्रिपल एच के टाइम की एरा के बंदे। ट्रिपल एच ने ब्लैक एंड गोल्ड एनएक्सटी में जो मैट रिडल, मतलब मैट रिडल ने जो उस टाइम परफॉर्म किया, अब उनका बेनिफिट अब असली में मिलना शुरू होगा। और ये मतलब मैट रिडल थोड़े सीरियस हैं, मैट रिडल थोड़े मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अब उनका मतलब फाइनल यही है कि सेथ रॉलिंस की बैंड बजाना है क्लैश ऑफ द कैसल। बट ये मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और मैं अगर अपनी पर्सनल फील करूं तो ये मैच सीरियसली मेरे को रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर हल्का सा नीचे लग रहा है, और गुंथर और शेमस से ऊपर लग रहा है। ओके, बहुत ज्यादा बात कर ली सेगमेंट के बारे में। इसके बाद जो भी था, ये जो सेगमेंट था इसके बाद बॉबी लैशली वर्सेस मिज का सेगमेंट था। अभी वो डेक्स्टर लूमिस और मिज और टोमासो ciampa के बीच में जो भी चल रहा है वो है तो इंटरेस्टिंग, बट उससे हम किस तरफ जा रहे हैं अभी किसी को ये नहीं पता। अभी पिछले लास्ट वीक शायद मिज को डेक्स्टर लूमिस ने अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, पूरे हफ्ते उनके साथ क्या किया राम जाने। फिर उसके बाद पता चला कि NXT 2.0 पे जब इंडी हार्टवेल अपना मैच हार गई थी तो इंडेक्स का रियूनियन हुआ, तो वहाँ डेक्स्टर लूमिस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब मिज अचानक ही वो मंडे नाइट रॉ पे आ जाते हैं। इनसे जब कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या हुआ, तो ये अपना मुंह नहीं खोल रहे। तो इस सेगमेंट के लास्ट में मिज अपनी SUV गाड़ी में भाग के जा रहे होते हैं, तो पता चलता है पीछे डेक्स्टर लूमिस भी गाड़ी में बैठे। अब जब ये स्टोरी कहीं पहुंच जाएगी तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करें तो बेटर है। अभी इसके बाद सेगमेंट, इसके बाद जो आग लगाई इन तीनों ने, और आई वुड से इन चारों ने या इन पांचों ने, ट्रिपल एच पीछे बैठ के ये सब देख रहे होंगे। रोमन रेंस तो शायद मंडे नाइट थे नहीं, बट जिमी एंड जे ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का जो सेगमेंट था वो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे जो स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो टाइटल्स ऊसो होल्ड कर रहे हैं अपने कंधों पे, ये अभी इन दोनों के हाथ में जाए। तो बेसिकली कुछ ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल स्टोरी। रेसलिंग में सिंपल स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी। यहाँ सैमी ज़ेन यही दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जिमी और जे ऊसो से कितना क्लोज हूँ, पर्टिकुलरली जिमी ऊसो। जे ऊसो से वो थोड़ी अभी भी दूरियां मेंटेन कर ही रहे, बट वो धीरे धीरे पता चलेगा। और केविन ओवेन सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि यार भाई तू क्या कर रहा है, ये तेरे को टिश्यू पेपर की तरह यूज करने वाले हैं दोनों, और फेंक देंगे तीनों, मतलब रोमन रेंस और ब्लड लाइन तेरे को ऐसे यूज करेगी और तेरे को टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। तो वही सैमी ज़ेन बोले नहीं ऐसा नहीं होने वाला, दिस एंड दैट, जो भी राम कथा चली। बट ये सेगमेंट काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लैश ऑफ द कैसल के बाद ये जो स्टोरी लाइन है ये प्रॉपर पिकअप होगी। ना केविन ओवेंस किसी चीज में इंटरप्ट करने वाले हैं, ना सैमी ज़ेन किसी चीज में इंटरप्ट करने वाले हैं, और जिमी और जे ऊसो मेरे ख्याल से क्लैश ऑफ द कैसल नहीं जा रहे, क्योंकि इनके अगेंस्ट थोड़ा ड्राइविंग का केस चल रहा है, तो ना ये कनाडा जा पाए ना ये ब्रिटेन जाने वाले, कार्डिफ जाने वाले हैं। तो जो भी है यही है, पर जो भी इनकी स्टोरी होगी वो खींचेगी क्लैश ऑफ द कैसल से लेकर सर्वाइवर सीरीज तक या रॉयल रंबल तक। और मैं 3-4 जगह मैंने ये भी सुना कि क्या अगर कोडी रोड्स इज 90% श्योर वो रोमन रेंस को डिफीट करने वाले हैं एट रेसलमेनिया। अगर हम मान लें कि ड्रू मैकिंटायर एक टाइम के लिए मान लें कि ड्रू मैकिंटायर उनको नहीं हराने वाले क्लैश,
तो क्या हमें वही मिल सकता है जो हमें 2013 में डेनियल ब्रायन का मिला था, मतलब डेनियल ब्रायन्स रोड टू रेसलमेनिया, या फिर जो कोफी किंगस्टन का एक्सीडेंटल रोड टू रेसलमेनिया था 2019 में, रेसलमेनिया 35 में, वो भी मिल सकता है कि क्या सैमी ज़ेन डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंज को एट रेसलमेनिया। बट 90% चांस अभी भी कोडी रोड्स की है। बट ये हम एक छोटी सी अगर इमेजिनरी चाहें, बट अगर फैंस चाहें तो सैमी ज़ेन के पीछे दे, फैंस लव सैमी ज़ेन, चाहे वो हील हो या बेबी फेस हो, चाहे वो कुछ भी करें, फैंस लव सैमी ज़ेन। और अगर कोडी रोड्स, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कोडी रोड्स को टाइटल देने का, तो कोडी रोड्स अगर इज अ फैमिली मैन, इज अ कंपनी गाय, जैसे AEW में थे, अब वो WWE में है, ही इज अ कंपनी गाय। और अगर वो चाहे कि नहीं ट्रिपल एच, हंटर रुको, पॉल रुको, मेरे ख्याल से ये मौका अभी सैमी ज़ेन को देना चाहिए। वो अगर डिथ्रोन करे रोमन रेंस को इन हिज रोड टू रेसलमेनिया, और ये मेन इवेंट करे रेसलमेनिया नाइट 2 विद रोमन रेंस, तो काफी मजा आ सकता है। बट ये मैं बस अब दिमाग का ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, उसका चीज का शायद कुछ हो भी ना, या कुछ हो, क्योंकि केविन ओवेंस ने इस साल रेसलमेनिया का नाइट 1 मेन इवेंट किया है, वो भी ऐसे वैसे के साथ नहीं, स्टोन कोल्ड के साथ। चलो इस सेगमेंट को मतलब कितनी तारीफ करूं, और भी काफी सारी चीजें हैं मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक काफी एक्साइटिंग मैच हुआ, केविन ओवेंस वर्सेस जिमी यूसो। हम सबको पता है कितने दोनों ही कितने नंबर 1, कितने मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल रेसलर्स हैं। तो मैच ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, और केविन ओवेंस अपने पुराने अवतार में वापस आ चुके हैं। ये उनकी आप शर्ट जो देख रहे हो, KO, या फिर फाइट ओवेंस फाइट द प्राइज फाइटर, जो ट्रिपल एच के फेवरेट में से फेवरेट केविन ओवेंस ही रहे हैं। और ये भी है कि अब केविन ओवेंस का जो शो था कि द KO शो, वो भी मेरे ख्याल से पिछले जब से ट्रिपल एच आया, मेरे को तो एक भी देखने को नहीं मिला, और ये अच्छी न्यूज है। इसके बाद जो हुआ, मैं ये तो नहीं कह रहा बुरा हुआ अच्छा हुआ, बट इसने जो मतलब पूरा शो का टेस्ट था, वैसे भी मतलब इस वीक का जो मंडे नाइट रॉ था उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हफ्ते वाला, जो टोरंटो में जैसे जॉनी गॉर्गानो आए और काफी सारे एक्साइटिंग मैचेस थे। इस वाले रॉ में मैचेस एक्साइटिंग थे, इस वाले रॉ में कुछ सेगमेंट काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे, बट इसका जो लास्ट में जो मीठा जो हमें मिलना चाहिए ना, खाना खाने के बाद जो आइसक्रीम मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल ही वाहियात है। अब वाहियात थी कि नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, बट फाइनल जो ये वुमेन्स टैग टीम का जो टूर्नामेंट हो रहा था, इसका जब फाइनल हुआ तो इसकी विनर थी रकेल और आलिया, नॉट आलिया भट्ट रणवीर वाली, बट आलिया। तो इनमें इन्होंने डिफीट किया डकोटा काय और इयो शराय, या इयो स्काई, जो भी उनको नाम बोले। तो इससे मेरे ख्याल से मोमेंटम जो था, जो क्लैश ऑफ द कैसल में जो 6 वुमेन टैग टीम मैच होने वाला है, तो उसका सारा मोमेंटम तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। ना इयो स्काई में अब मोमेंटम बचा है, ना ही डकोटा काई में। बट जो भी देखा जाएगा वो तो क्लैश ऑफ द कैसल में देखा जाएगा। बट मतलब ये एक तरह से तुम्हारा गो होम एपिसोड है। इंस्टेड अगर इसमें अगर अच्छा होता कि अगर डकोटा काय और इयो शिराई अगर चैंपियनशिप जीत जाती तो किसका क्या बिगड़ता। और मेरे ख्याल से आलिया उतनी ज्यादा हाई लेवल प्रोफेशनल रेसलर नहीं है एज कम्पेयर टू आस्का, एज कम्पेयर टू अलेक्सा ब्लेस, एज कम्पेयर टू डकोटा काय, एज कम्पेयर टू बेली, एज कम्पेयर टू बियांका। अगर वो चैंपियनशिप टाइटल अगर इनको भी मिल सकता था तो इट वुड बी मच बेटर। बट शायद ट्रिपल एच के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा हो। ट्रिपल एच नहीं चाहते कि अगर डकोटा काय और इयो शराई के पास टाइटल हो, वो शायद नाओमी और साशा बैंक्स रिटर्न करें तो इन दोनों के बीच में फ्यूड हो। और वहीं अगर साशा और नाओमी के आने के बाद उन्होंने अगर टाइटल इन पे ही रखा तो वो दोनों बंदियां जो आएंगी वो ज्यादा नाराज हो जाएंगी। तो ट्रिपल एच ने सोचा बेटर यही है कि एक मंडे नाइट रॉ की तो बात है, एक तो मेन इवेंट है, कोई नहीं खराब कर देते हैं। और उतना ज्यादा खराब भी नहीं है क्योंकि इन दोनों की ये टाइटल रेन अभी शुरू भी नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं अच्छी हो। तो ट्रिपल एच ने यही सोचा होगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा कड़वा घूट पी लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, आराम से चिल मार। तो यही था इस वीक का मंडे नाइट रॉ
कुछ ज्यादा शॉकिंग वगैरह था नहीं, बट वो मैट रिडल और सेथ रॉलिंस वाला सेगमेंट काफी एक्साइटिंग था। मेरे को भी काफी अच्छा लगा वो, मतलब किस तरीके से, मतलब एक वो होता है ना कि मतलब कैमरे के पीछे क्या हो। ऑब्वियसली ये सब कुछ स्टेज था, फिल्म था, बट जो कैमरे के पीछे होता है वो ज्यादा एक्साइट होता है एज कम्पेयर टू जो कैमरे के आगे चल रहा है। तो अभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है। स्मैकडाउन में रोमन रेंस की 2 इयर्स एनिवर्सरी है। पिछले वीक स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस और द ब्लड लाइन फैमिली के बीच में काफी अच्छी यू नो मारकुटाई हुई थी, जहां रोमन रेंस वाज होल्डिंग टाइटल अबव हिज हेड। और क्लैश ऑफ द कैसल की प्रिडिक्शन मैं चैनल पे डालूंगा कल या परसों, डायनामाइट के बाद ही डालूंगा। ऑब्वियसली पेपर व्यू के बाद डालने का क्या फायदा। मैं सोच रहा हूँ डायनामाइट के बाद ही डालूं। तो यही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो क्लैश ऑफ द कैसल का जो पेपर व्यू कार्ड है वो क्या होने वाला है। इससे पहले क्लैश ऑफ द कैसल के मैं टिकट सेल्स के बारे में बता दूं। वो जो जो अरीना है, जो वेल्स का प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम है कार्डिफ में, तो उसकी कैपेसिटी है 71,810 बंदों की। मतलब 71,810 बंदे उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। और अब तक WWE ने 62,000, 8 तारीख को उन्होंने बोला कि हमने 62,000 बेच दिए। बट जैसे ही ट्रिपल एच ने धीरे धीरे टेक ओवर किया और स्टोरी लाइन डेवलप हुई, मेरे ख्याल से ये जो भी चीज है ये सोल्ड आउट होने। और हमें WWE की आदत पता है, वो 70,000 की अटेंडेंस को 1 लाख भी बोल सकते हैं, या 90,000 तो मिनिमम बोलेगी। तो ये उनका छोटा सा मैप है, हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, ना हमें जा रहे ना हमें बुला रहे। हम तो देखेंगे भैया सुबह उठ के आराम से। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्लैश ऑफ द कैसल का मैच कार्ड। ये प्रेडिक्शन वीडियो मैं बाद में ही दूंगा। नंबर 1 रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल। 2-3 टाइटल हैं, 10-15 टाइटल रोमन रेंस लेके घूम रहे, उनका क्या होगा देखा जाएगा। लिव मॉर्गन शेना बेजलर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। दिल पे हाथ रख के बोला एक्साइटमेंट है कि नहीं। नंबर 2 बियांका एलेक्सा आस्का वर्सेस बेली डकोटा काय एंड इयो स्काई। मेरे को माफ, मतलब दोनों ही कंपनी में यार जो वुमेन रेसलिंग है, या तो तुम उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दो। या मतलब AEW पे भी वुमेन रेसलिंग इतनी ज्यादा इरिटेटिंग, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, और यहाँ WWE में भी, मतलब ठीक है, बस है, बस कार्ड में डालने के लिए। और हम सबको पता है WWE का रोस्टर और AEW का वुमेन्स रोस्टर, दोनों ही कंपनी के रोस्टर स्टैग है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा सा बुकर आए तो वो इससे इनको मेंस रोस्टर से भी ज्यादा एक्साइटमेंट कर सकता है। जैसे बेकी लिंच वर्सेस राउंडा राउजी। बेकी लिंच वर्सेस जो रेसलमेनिया 35 था, उसका मेन इवेंट तक बेकी लिंच गई थी, तो उस टाइम स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी। ब्रिट बेकर थंडर रोजा का रिसेंट वाला जो फ्यूड थी वो भी काफी अच्छी थी। हिकारू शीडा और सरीना डी की भी फ्यूड काफी अच्छी थी। अभी बियांका बेलेर और की जो स्टोरी थी, पूरा उनका 1 ईयर आर्क था समर स्लैम टू समर स्लैम, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। तो मतलब ये जो भी चीज मिल रही है ये पीसेज में देखने को मिल रही है, मतलब एक होलसम एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। अब जैसे ट्रिपल एच ने जैसी है, उन्होंने बेली का तो ऑब्वियसली रिटर्न तो आना था, पेंडिंग ही था, तो बेली रिटर्न हुई, उसके साथ उन्होंने डकोटा खाए और इयो स्काई को भी लिया। बट पिछले एक महीने में, मतलब समर स्लैम से लेके आज क्लैश ऑफ द कैसल तक, मतलब उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया इन तीनों में। बस 3-4 इन 6 में ब्रॉल्स हुई हैं, अरीना में ब्रॉल्स हुई हैं, प्रोमोज हुए हैं, और मतलब यही सब चला। और ये मेरे ख्याल से काफी मीडियोकर है। बट इन सबको हमें टाइम देना पड़ेगा, ट्रिपल एच को हमें टाइम देना पड़ेगा, और हमें पता है उन्होंने जब NXT में उन्होंने क्या काम किया था। पर ये जो भी है इन सब का मेन देखा जाएगा इन देयर बिल्डअप टू सर्वाइवर सीरीज। मैं रॉयल रंबल नहीं कह रहा, मैं रेसलमेनिया नहीं कह रहा, मैं सर्वाइवर सीरीज की। या अगर इस साल भी अगर ट्रिपल एच चाहे तो या वो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन करा ले, या फिर वो ये जो कॉन्सेप्ट है रॉ और स्मैकडाउन का, एक दिन के लिए मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन आपस में भिड़ते हैं, ये बुलशिट कॉन्सेप्ट है। और भी यार रोज अभी ऊसोस आ रखे हैं मंडे नाइट रॉ पे। पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर आए थे, पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर आए थे स्मैकडाउन रॉ मंडे नाइट रॉ पे।
तो जो भी है मतलब इन वुमेन डिवीजन का मैं देखना चाहूंगा सर्वाइवर सीरीज का बिल्डअप रादर देन अभी तो मैं उतना ज्यादा हॉट हूँ भी नहीं इस फ्यूड पे। नंबर 4 पे है मैट रिडल। अब नोटिस किया होगा मैट रिडल, नॉट रिडल पूरा नाम, मैट रिडल वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। फ्रीकिन हटाओ यार, क्या है ये मैच, मैं ऑलरेडी इतनी तारीफ कर चुका हूँ, एक्साइटमेंट है और ये दोनों मतलब नंबर ए टॉप टॉप नॉट रेसलर्स हैं। और अगर ये चाहें तो काफी अच्छे माल डिलीवर कर सकते हैं। अगला जो है गूंथर वर्सेस शेमस, ये दोनों एक दूसरे की छातियां लाल कर देंगे, चॉप मार मार के। इस मैच के बारे में मैं कितना और क्या कहना, मतलब गूंथर इज रिंग जनरल वॉल्टर। अब गूंथर का भी नाम बदलो यार, लुडविग काइजर का भी नाम बदलो, मार्सेल बार्टल। तो जो भी है, गूंथर और शेमस का मैच भी काफी अच्छा होने वाला है। और उसमें हम ऑल्सो देखें बुच भी है, तो बुच इज पीट डन, उनका भी नाम बदलो। ब्रॉलिंग ब्रूट्स कितना वाहियात नाम। तो इन एनी वेज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैट रिडल और सेथ रॉलिंस के लिए, जस्ट बिकॉज उनका आज का प्रोमो ने आग लगा दी। उसके बाद नंबर 2 रोमन रेंस, नंबर 3 गूंथर वर्सेस शेमस वाला मैच, नंबर 4 जबरदस्ती एज, क्योंकि उनका मैं पिछले 10 साल से फैन हूँ। तो वो वाला मैच भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। बट ये जो मैच है, छठा नंबर मैच, एज वर्स एंड रे मिस्टीरियो विद डोमिनिक, इसमें शायद डोमिनिक मिस्टीरियो अपना हील टर्न करें, क्योंकि रिया रिप्ली उनको शायद उकसा रही है अपने बाप को मारने के लिए या अपने बाप के दोस्त को मारने के लिए। तो देर में भी चांसेस कि डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न हील एट क्लैश ऑफ द कैसल, बट वो उतना ज्यादा खास होगा नहीं, कोई उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। तो फाइनली यही है इस वीक का मंडे नाइट रॉ रिव्यू। मैं मतलब इस वीक के मंडे नाइट रॉ को दूंगा 10 में से 6 मार्क्स, बट पिछले वीक के मंडे नाइट रॉ अच्छा था, उसको 10 में से 8 दूं आई गेस, क्योंकि उससे पहले मैं चैनल पे वीडियो नहीं डालता था, क्योंकि मैं हूँ आलसी। तो बस यही है इस वीक का मंडे नाइट रॉ। मतलब सेगमेंट्स काफी अच्छे थे, बट ओवरऑल वो काफी बोरिंग था। मतलब जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे, मतलब गाड़ी का टायर है, कभी वो स्लो होगा, कभी वो फास्ट होगा, कभी ऑडियंस ज्यादा एक्साइट होगी, कभी कम होगी। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। टेक केयर और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग। टाटा।